A very warm welcome to all the students of class 11 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhapur, Alberta. Today we are going to start chapter number 2, topic Kingdom Monera. Bacteria are the sole members of Kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. तो किंगडम मोनेरा के अंदर सिर्फ एक स्पीशीज़ प्रेजेंट है जो कि है बैक्टीरिया. ठीक है, सबसे एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जितना भी आप पॉसिबल हैबिटेट सोच सकते हैं हर जगह बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. यानी कि अगर आप एक मुट्ठी सॉयल ले लें, मिट्टी ले लें अपने हाथ में, हजारों लाखों बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगे. इसके अलावा नॉर्मल हैबिटेट में ही नहीं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स जो है वो हॉट स्प्रिंग्स, एट ऐसे स्प्रिंग्स जिनका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, डेजर्ट्स के अंदर जहाँ इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. इसके रिवर्स में अगर स्नो में देखा जाए, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, अंटार्कटिका, आर्टिक जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट है. और डीप ओशंस यानी कि अगर समुद्र के बहुत गहरे अंदर डिस्टेंस में जाएंगे तो वहाँ पे और बहुत कम लाइफ फॉर्म्स ही होते हैं जो वहाँ पे सरवाइव करते हैं, लेकिन इवन उस जगह पे भी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है. मैनी ऑफ देम लिव इन, और कई जो होते हैं वो पैरासाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं. यानी कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इसी बेसिस पे दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक होता है एक्टो पैरासाइट, दूसरा होता है एंडो पैरासाइट. एक्टो मतलब जो बॉडी सरफेस के ऊपर रहता है, यानी जो बाहर रहेगा होस्ट के ऊपर, और एंडो मतलब जो कि बॉडी के सेल्स के अंदर सरवाइव करता है. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इन द 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. द स्फेरिकल कॉकस, प्लूरल क्या होगी कोकाई. द रॉड शेप बैसिलस, प्लूरल बैसिलाई. द कॉमा शेप विब्रियम, प्लूरल विब्रियो. एंड स्पाइरल स्पिरुलम, प्लूरल स्पाइरिला. तो बैक्टीरिया के 4 कैटेगरीज होते हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड. तो रॉड का होगा तो उसे क्या कहते हैं, बैसिलस. इसकी प्लूरल क्या है, बैसिलाई. जो कॉमा शेप होगा उसे क्या कहेंगे, विब्रियो, विब्रियम. और प्लूरल क्या हो जाएगी, विब्रियो. स्पाइरल का क्या होगा, स्पाइरुलम. प्लूरल क्या है, स्पाइरिला. ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, बैसिलाई, स्पोर, स्पाइरिला. फ्लैजिलम क्या होता है, वो पार्ट ऑफ जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया या जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रेजेंट होता है. दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. तो अगर देखा जाए तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है, बैक्टीरिया एक क्या है, प्रोकैरियोट है, तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बिहेवियर के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है. Compared to many other organisms, bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. अगर किसी और ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होता है. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉफिक, that is synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी होता है. बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं. तो ऑटोट्रॉफ्स में भी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, ये अपने फूड की तरह सिंथेसाइज करते हैं, यानी यूज़ करते हैं उसका. तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होंगे, यानी एक जो कि लाइट के हेल्प से जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा उसका कन्वर्जन करेंगे, और दूसरा क्या होगा, किसी केमिकल की वजह से करेंगे. तो जो लाइट की वजह से करेंगे वो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, और जो केमिकल की वजह से करेंगे वो क्या होंगे, कीमोसिंथेटिक. The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they depend on other organisms or on dead organic matter for food.
तो अदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स भी होंगे। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होंगे? सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है, अगर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज की बात की जाए तो वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, यानी वो किसी और होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए। और सेप्रोट्रॉफ्स आर अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स ही, क्योंकि वहाँ पे होस्ट क्या होता है? दूसरा ही कोई होता है। अब पढ़ते हैं बैक्टीरिया की कैटेगरीज। तो सबसे फर्स्ट क्या है? आर्की बैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats, such as extremely salty areas, halophiles, hot spring, thermoacidophiles, and marshy areas, methanogens. तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर सरवाइव करते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज में जो होते हैं बैक्टीरिया, उनको क्या कहते हैं? हेलोफिलिक बैक्टीरिया, यानी हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो मार्शी एरियाज यानी जो दलदल में जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. तो आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से अलग क्या है? इसका सेल वॉल जो है, वो सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, और ये इसको हेल्प करता है इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. इससे पहले नाइन्थ के अंदर भी हम लोग ने क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा हुआ है कि जो मिथेनोजेंस होते हैं, ये जो जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं ये इनके गट में प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से क्या होता है, जो काउज एंड बफेलोज का जो डंग होता है उसको मीथेन प्रोडक्शन यानी बायोगैस के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। सेकेंड है यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ई यू मतलब जो यू बैक्टीरिया में ई यू लिखा है, ई यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो यू बैक्टीरिया मतलब कैसी बैक्टीरिया है? ये ट्रू बैक्टीरिया है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनका सेल वॉल बहुत ही रिजिड होता है, और अगर ये मोटाइल यू बैक्टीरिया है इसका मतलब फ्लैजेला भी इसके पास प्रेजेंट है। तो फ्लैजेला मतलब मल्टीपल फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, और फ्लैजेलम मतलब क्या होगा? सिंगुलर, एक फ्लैजेला प्रेजेंट है जब। The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। हम लोग ने प्लांट्स के अंदर भी पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो अलग अलग क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स के कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और क्लोरोफिल ए बी सी तीन कलर के क्लोरोफिल्स होते हैं प्लांट के अंदर। तो ये जो क्लोरोफिल ए है, जैसा ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसी के सिमिलर क्लोरोफिल ए यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। तो ये सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, और फिलामेंट शेप के भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर और मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्री यानी लैंड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो ये जो कॉलोनीज होते हैं इनके ऊपर जेलेटिन की एक लेयर प्रेजेंट होती है, शीट प्रेजेंट होती है। और अगर आप जो गंदा पानी होता है, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, या वहाँ पे आप ये एल्गल ब्लूम देखते हो, यानी जो जब पानी के ऊपर ग्रीन कलर के लेयर से पूरा पानी कवर होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ये साइनोबैक्टीरिया ही वहाँ पे ये ब्लूम ब्लूम करते हैं, उनका एल्गल ब्लूम जिसको कहते हैं, उनका इनकी ग्रोथ को ये कहते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts, example nostoc and Anabaena. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कुछ स्पेशल प्लांट्स के रूट्स में भी पाए जाते हैं, हेट्रोसिस्ट में।
सिस्ट मतलब क्या होता है, जो ट्यूमर टाइप ऑफ सेल होता है, जो गांठ बढ़ जाती है सेल में, उसे कहते हैं सिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट के अंदर स्पेशलाइज सेल होती हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है ये उसका फिक्सेशन करते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। तो दो तरह के सबस्ट्रेट होते हैं, ऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और दूसरे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक जिसके अंदर ये तीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गए, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे। तो ये ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट्स को ये करेंगे, नाइट्राइट्स को करेंगे, अमोनिया को यूज़ करेंगे, और जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन के, उसको ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। तो ये सब इन न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. Heterotrophic बैक्टीरिया होते हैं, ज़्यादातर ये हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं बैक्टीरिया, और मेजॉरिटी में क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स, यानी कि किसी भी लिविंग, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डीके करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनका ह्यूमंस के मैटर में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है। They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixed nitrogen in legume roots. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. तो एडवांटेजियस भी है बैक्टीरिया और डिसएडवांटेजियस भी हैं। एडवांटेजियस कहाँ पे है, हम लोग के काम कहाँ पे आते हैं, जैसे मिल्क से, दूध से जब दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस यूज होता है। एंटीबायोटिक्स के प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूम्स प्लांट के अंदर, ठीक है। लेकिन कहीं पे क्या है, ये पैथोजेनिक भी हो जाते हैं, यानी पैथोजेनिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं ना ही प्लांट्स को, बल्कि एनिमल्स को भी, फार्म एनिमल्स को, क्रॉप्स को, पेट्स को, ह्यूमन बींग्स को। Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. तो कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस ये तीनों के तीनों ह्यूमंस के अंदर होते हैं या फिर एनिमल्स को होते हैं। और साइट्रस कैंकर क्या है, ये प्लांट डिजीज है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो ज़्यादातर इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जैसे स्पोर्स फॉर्म करके रिप्रोड्यूस कर लिया, या फिर फिजन से रिप्रोड्यूस कर लिया। तो स्पोर्स कब बनेंगे, जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, यानी स्पोर्स के अंदर ये जो अपना मटेरियल है उसको, रिप्रोडक्शन वाला, उसको छुपा के रखते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. तो कई बार ये पिलस बनाते हैं, यानी पिलाई बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कॉन्जुगेशन, जहाँ पे दो बैक्टीरिया की पिलाई जो वो आपस में फ्यूज हो जाती है और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं। ऑक्सीजन के बिना ये सरवाइव कर सकते हैं, यानी एनारोबिक कंडीशन में ही ये सरवाइव करते हैं, और पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया का फिगर दिख रहा है, फिगर 2.3 में।
ये क्या है, पिलाई जो है वो आपस में फ्यूज़ कर लिए, कॉन्जुगेट कर लिए हैं, और इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। All single-celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistan to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under protista. तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं वो सब के सब प्रोटिस्टा किंगडम में है। तो इस किंगडम की जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्राइटेरिया जो हैं वो डिफाइन नहीं किया गया कि किस बेसिस पे इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इसके अंदर डाला गया है। तो यहाँ पे बायोलॉजिस्ट का अलग अलग मत है, यानी किसी एक बायोलॉजिस्ट को वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन लग सकता है, जबकि किसी और को वो प्लांट भी लग सकता है। ठीक है, तो इस बुक के अंदर यानी जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। तो जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में पाए जाएंगे, और एक लिंक है प्लांट से, एनिमल से और फंजाई किंगडम से। Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. तो कनेक्टिंग लिंक क्या है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, ये सब के सब क्या है, यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट्स की पहचान क्या है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के अंदर भी क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो कि प्रोटिस्टस है उसके अंदर क्या है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. तो यूकैरियोट है तो इसीलिए एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, कुछ के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ के अंदर सीलिया। ठीक है, तो प्रोटिस्ट क्या होते हैं, ये दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एसेक्सुअली भी कर सकते हैं और सेक्सुअली भी, यानी सेल फ्यूजन भी हो सकता है और जाइगोट फॉर्मेशन भी। क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिट्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, प्लैंक्टन। तो ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनके अंदर दो ग्रुप को इंक्लूड किया गया है, एक होते हैं डायटम्स, दूसरा होता है गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिट्स भी कहते हैं। फ्रेश वाटर में के साथ साथ ये मरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और वाटर करेंट्स के अंदर आप इसको बहते हुए देख सकते हैं जिसको प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, इसका मतलब लाइट का यूज़ करके ये अपने लिए फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. तो यहाँ पे क्या है, डायटम्स के अंदर क्या है कि डायटम्स के जो सेल वॉल हैं, जैसे आपने सोप केस देखा होगा कि एक सरफेस नीचे की तरफ होता है बेस और ऊपर से उसका कवर होता है, तो उसी तरह डायटम्स भी प्रेजेंट होता है सोप बॉक्स की तरह, और इसका जो वॉल होता है वो सिलिका से बना होता है, इसीलिए जल्दी ये टूटता नहीं है। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth. तो डायटम के देखा जाए अगर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल वॉल जो है डिपॉजिट होता है उनके हैबिटेट में, और ये लाखों साल से ये होता जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers in the oceans. तो थोड़ा सा रफ होता है इसका स्ट्रक्चर इसके सॉइल का, तो किसी चीज़ को पॉलिश करने में, ऑयल और सिरप्स को फिल्टर करने में ये क्या होते हैं, यूज़ करते हैं, और चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं कहाँ पे, ओशियन के अंदर। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर
जो कंज्यूमर्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट इज dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cells. तो ये मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे यानी सी में पाए जाएंगे, लाइट का यूज़ करके फूड बनाएंगे. येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड किसी भी कलर के हो सकते हैं. ये पिगमेंट के ऊपर बेस्ड होगा कि कैसा पिगमेंट जो है वो इसके सेल्स के अंदर प्रेजेंट है. द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. यानी इसकी जो सेल वॉल होगी ये किसकी बनी होगी, सेलुलोज की. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली and the other transversely in a furrow between the wall plates. दो फ्लैजला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल एंगल पे और दूसरा ट्रांसवर्स सेक्शन में. वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनिलेक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tides. तो जो एक रेड डीनोफ्लैजिलेट है जिसका एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलेक्स. ये क्या है, ये इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि अगर आप उस समय सी को देखेंगे उसके अंदर लाल रंग का जो टाइड होता है वो आता है. जो समुद्र का पानी ऊपर जब उठता है, जो टाइड होता है, तो हम लोग वाटर देखते हैं वो वाइट कलर का, क्योंकि वाटर का कोई कलर तो होता नहीं, कलरलेस होता है. लेकिन जब उसमें वेव आती है तो वो कैसी होती है, रेड कलर की. टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस. तो इतना ज़्यादा ये टॉक्सिक होता है ये सब्सटेंसेस जो रेड कलर का अपीयर होने लगता है सी गोनिलेक्स की वजह से, कि इसकी वजह से जो अदर मैरीन एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस, दे में इवन डाई. द रिमेनिंग ऑफ द टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.